अपॉन में R2P, इस प्रकार से आगे ये ब्रैकेट में बचेंगे ये सारे। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं कि सिग्मा, अब ये 1 2 3 4 इस तरीके से ऊपर चल रहे हैं, नीचे 1P 2P 3P इस तरीके से चल रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं QI अपॉन में RIP, सॉरी I की वैल्यू जो 1 से लेकर n तक है। तो ये आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान आ गया कि समेशन ऑफ I1 to n QI अपॉन में RIP। ठीक है, तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ये आया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है विद्युत विभव में आएंगे, उसको हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास विद्युत विभव या विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए हम क्या मानते हैं कि एक बिंदु आवेश है Q, उस बिंदु आवेश से x दूरी पर, बिंदु आवेश से x दूरी पर एक A बिंदु स्थित है। ठीक है, और एक B बिंदु और है, ये x प्लस, इसको O बिंदु मान ले, x प्लस डेल्टा x दूरी पर B बिंदु है, यानी कि ये दूरी जो है वो डेल्टा x है। A और B के बीच की दूरी कितनी है? डेल्टा x। यहां पर इन दोनों के मध्य है एक Q0 जो परीक्षण आवेश है। ठीक है, Q जो है वो क्या चीज है? स्रोत आवेश है, और Q0 जो वो क्या है? वो परीक्षण आवेश है, S चार्ज। ठीक है, इस Q0 आवेश को B से A तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी कि B से A तक विस्थापित करने में डेल्टा x विस्थापन है, और Q आवेश यहाँ पर है, तो इसके जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार से होगी, और हम विस्थापन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q0 आवेश को B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब विस्थापन अल्पांश है, तो इसलिए डेल्टा W कार्य जो आएगा वो होगा F डेल्टा x डॉट, F की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, Q आवेश के कारण, और इसको हम लेके आ रहे हैं इधर, तो डेल्टा W इक्वल टू F जो बल लग रहा है वो किस पे लग रहा है? Q0 पे लग रहा है। ठीक है, F डेल्टा x cos ऑफ 180, ये कैसे है? आपको पता है कि A डॉट B वेक्टर इक्वल टू होता है AB cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर F वेक्टर जो कि इस Q0 आवेश पे लग रहा है, जब इस B बिंदु से Q0 आवेश को A बिंदु तक लेके आएंगे तो इस पर एक विद्युत बल कार्य करेगा जिसका नाम है F वेक्टर। ठीक है, तो F वेक्टर और डेल्टा x जो इसके विपरीत दिशा में है, हम इधर लेके आ रहे हैं, विस्थापन इस दिशा में है, बल उस दिशा में। तो F डेल्टा x cos ऑफ 180, यानी कि इनके बीच में एंगल जो है वो इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर हम बना देते हैं कि F तो इस दिशा में होगा और डेल्टा x जो है वो इस दिशा में है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो डेल्टा W इक्वल टू माइनस F डेल्टा x cos 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि जो बल लग रहा है वो Q0 आवेश पर लग रहा है, तो Q0 आवेश पर विद्युत बल F इक्वल टू आ जाएगा Q0E। E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, जो कि F वेक्टर की दिशा में ही होगी,
ई जो है वो क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू जीरो ई डेल्टा एक्स। ठीक है, क्यू जीरो को डेल्टा डब्ल्यू के अपॉन में ले जाओ, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में क्यू जीरो इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में क्यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हम कह रहे हैं ए से बी के बीच में, जो डेल्टा डब्ल्यू है ए और बी के बीच में किया गया कार्य, यानी कि क्यू जीरो आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विस्थापन कितना है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर विभवांतर के रूप में लिखेंगे, क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में क्यू जीरो को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, विभवांतर है ए और बी के बीच का, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा एक्स, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स जो होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स जो है वो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। ठीक है, मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन वो हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह इस चीज को प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान कम होगा। ऋणात्मक चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव कम हो, विद्युत विभव घटेगा। ठीक है, तो ये विभवमापी विभव प्रवणता होगी, E इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि विभव प्रवणता है किसकी, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह इस चीज को प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विद्युत विभव घटेगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समाकलन रूप में भी हम इस संबंध को लिख सकते हैं। तो समाकलन रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, देखो जरा, पुनः ले लेते हैं हम डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स, पुनः ले लिया हमने। ठीक है, इससे हम इसको बना लेते हैं डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, लिमिट लगा दें, मतलब यदि डेल्टा एक्स जो वो शॉर्ट डिस्टेंस है तो उस कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे ई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। और जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लगाते हैं तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स जो है वो डी वी अपॉन में डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ये लिमिट में जब हम पढ़ते हैं, मैथ की एक एक्सरसाइज है लिमिट, उसमें जब पढ़ते हैं तो उसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लगाते हैं तो वो डी वी अपॉन में डी एक्स में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वो बी से ए में कर रहे हैं, बी से ए में कर रहे हैं, ए तक पहुंच रहे हैं, तो यहां पर बी से ए तक पहुंचे, डी वी इक्वल टू बी से ए तक पहुंचे ई डी एक्स। ठीक है, इसको अपने लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, जैसे डीवी का समाकलन जो v हुआ और फिर पहले वी ए आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी से ए ई डी एक्स। ठीक है। अब मान लीजिए कि बी बिंदु अनंत पर है और ए बिंदु जो है वो आर डिस्टेंस पे है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा, यदि हम ये कह दें कि यदि ए जो है वो आर है और बी जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब बी अनंत पर है, तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा? वी आर माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस आर टू इनफाइनाइट ई डी एक्स। ठीक है। यहां पर v इनफाइनाइट, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य। तो वी आर बच जाएगा, वी आर इक्वल टू, इसको पहले जीरो कर दें, इक्वल टू माइनस आर, सॉरी इनफाइनाइट टू आर है, इनफाइनाइट टू आर ई डी एक्स। ठीक है। और वी आर इक्वल टू क्या आ गया? माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई डी एक्स। ये इस प्रकार से विद्युत विभव का मान आया। ठीक है। इसमें इस रिलेशन को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, जो हमने लिखा है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम तीनों डायरेक्शन में बात करें, तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर आर करें, ये आ जाएगा। ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। ठीक है। यहां पर जो ग्रेड है, ग्रेड को नेबुला से लिखते हैं, ये नेबुला है, नेबुला, इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये नेबुला यानी कि ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और फिर हमने जो v लिखा हुआ है, ये माइनस v मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, सभी के साथ, तो क्या हो जाएगा? डेल v अपॉन में डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v अपॉन में डेल वाई जे कैप माइनस डेल v अपॉन में डेल जेड के कैप। तो इस प्रकार से रिलेशन हमारे पास विद्युत विभव और विभवांतर या विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य आए। एक तो रिलेशन ये है E इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी रिलेशन है वी आर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट इंटीग्रल की लिमिट इनफाइनाइट टू आर ई डी एक्स, या हम इसको भी लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर आर कैप, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको हम करेंगे। ठीक है। अभी आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या है। एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल r आया था, और विद्युत विभव और विभवांतर के मध्य संबंध भी है। ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है
विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक डाइपोल की कल्पना करेंगे। ये हमारे पास एक डाइपोल है, -q चार्ज +q चार्ज, इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, मिडिल पॉइंट इसका क्या है, O है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है जो कि यहां पर है, स्मॉल r दूरी पर C पॉइंट है। इस C पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। डाइपोल जो क्या होता है, एक -q चार्ज होगा, एक +q चार्ज होगा, एक पेयर बनता है, उसको हम डाइपोल कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी लेते हैं, वो होती है 2l। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, तो इसका मतलब l ये हुआ और l ये हुआ। इसको मैं मिटा देता हूँ, बीच की डिस्टेंस 2l है, ये मिडिल पॉइंट है, तो l ये है और l ये है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि AB का विद्युत द्विध्रुव आवरण P = Q × 2l। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी इसको। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो चार्ज है, एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है। तो -q चार्ज के कारण C बिंदु पर विद्युत विभव देखेंगे, +q चार्ज के कारण C बिंदु पर विद्युत विभव देखेंगे। किसी भी एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो होता है kq/r। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ -q आवेश के कारण C पर विद्युत विभव, तो वो क्या होगा, V। उससे पहले हम यहां पर ये मान लेते हैं कि ये मान लीजिए यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r1 और ये जो है वो क्या है, r2। ठीक है, डिस्टेंस मान लो, तो VCA आ जाएगा, क्या होगा, KQ माइनस का अपॉन में r1। -q के कारण है ना, तो -q के कारण VCA = क्या आ जाएगा, -KQ अपॉन में r1। इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल देते हैं। ऐसे ही +q आवेश के कारण देखेंगे, तो +q आवेश के कारण C पर विद्युत विभव क्या आएगा, VCB, वो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में r2। ठीक है, C बिंदु पर विद्युत विभव +q चार्ज के कारण क्या आएगा, KQ अपॉन में r2। C पर परिणामी विद्युत विभव क्या होगा, C पर परिणामी विद्युत विभव, C पर परिणामी विद्युत विभव VC = VCA + VCB। ठीक है, तो VC = VCA कितना है, -KQ अपॉन में r1 + KQ अपॉन में r। VC, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, KQ कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/r1 प्लस का 1/r2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा r1 r2 और यहां पर आ जाएगा r1 - r2 ऊपर ही है। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देंगे। ठीक है, यानी कि r2 यहां पर आएगा, r1 यहां पर आएगा, तो r1 - r2, ये इक्वेशन नंबर 4 हुई। यानी कि C बिंदु पर विद्युत विभव का मान अभी हमारे पास ये है r1 - r2 अपॉन में r1 r2 KQ मल्टीपल।
ठीक है, अब हम इस R1 और R2 का मान निकालेंगे। R1 और R2 का मान किस प्रकार से निकालेंगे वो नोट कर लें एक बार। देखिए R जो है वो R1 से छोटा है, यानी कि यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि R1 सबसे बड़ा है, R उससे छोटा है और R2 सबसे छोटा है। ठीक है, तो मैं इस डिस्टेंस को R को R1 के बराबर करूंगा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा और यहां से लंब डाल दूंगा, तो ये लंब यहां पर आके मिल गया, इसको D बिंदु नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरे को OD डिस्टेंस नहीं पता, यहां पर मैं लिखूंगा कि जो BC AC है वो लगभग किसके बराबर हो गया, DC के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, DC के, और DC जो है वो दो भागों से मिलकर बनी हुई है। AC लगभग इक्वल टू DO और प्लस OC। DO की वैल्यू मेरे को नहीं पता, DO की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेते हैं AOD के अंदर ये डिस्टेंस हमारे को पता है L है, ये क्या है, बेस। ठीक है, ये कर्ण हुआ, ये बेस हुआ, ये लंब हुआ, तो cos थीटा, ये एंगल यहां पर हम थीटा ले लेते हैं, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये भी कितना है, थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि OD DO अपॉन में AO, तो cos थीटा DO अपॉन में AO कितना है, L है, तो DO इक्वल टू क्या हो गया, L cos थीटा। ठीक है, DO इक्वल टू क्या हुआ, L cos थीटा। तो यहाँ पर AC की वैल्यू जो है वो कितनी है, R1 है, DO की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा है, OC की वैल्यू कितनी है, R, यानी कि R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस प्लस L cos थीटा। इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब ये R जो वो R2 से बड़ा है, तो यहां से लंब डालना पड़ेगा, यहां से लंब डालेंगे तो ये D था, ये E मान लो, इसको E बिंदु पे कटेगा। तो अब R में से ये वैल्यू कम करेंगे, R2 के बराबर आपको देखना है, तो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार R2 जो होगा, यानी कि BC जो होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, EC के। BC जो है वो लगभग किसके बराबर हुआ, EC के। तो BC का मान जो है वो EC को कैसे लिखेंगे, यदि आप OC में से OE घटा दो, OC माइनस OE कर देते हैं तो वो BC आ जाता है। OC की वैल्यू हमें पता है R है, OE की वैल्यू इसी प्रकार से निकलेगी जैसे ही आएगी, तो OE की वैल्यू भी L cos थीटा ही आएगी। आप इस त्रिभुज से निकाल के देख सकते हो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, L cos थीटा ही आएगी। तो R2 की वैल्यू होगी R माइनस L cos थीटा। ठीक है, आप चाहो तो R1 की वैल्यू निकाल के सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि R1 की वैल्यू ये होगी, इसी प्रकार R2 की वैल्यू R माइनस L cos थीटा होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू जो है वो इससे कम है, तो L cos थीटा कट जाएगा। ठीक है, ये R1 और R2 की जो मान है वो इस समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। मैं ऊपर एक बार मिटा देता हूं, R1 और R2 के मान समीकरण 4 में रख देते हैं, तो क्या आता है, V इक्वल टू BC इक्वल टू KQ। R1 के मान रखते हैं यहाँ पर R प्लस L cos थीटा, R2 के मान रखते हैं R माइनस L cos थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस L cos थीटा अपॉन में R प्लस L cos थीटा और फिर R माइनस L cos। ठीक है, R से R कैंसिल हो गया, L cos थीटा प्लस L cos थीटा हो गया 2L cos KQ इंटू 2L cos थीटा अपॉन में A प्लस बी, A माइनस बी का फार्मूला लगता है, तो ये फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यार
Q इंटू टू एल हमने पढ़ा हुआ है, P होता है, Q इंटू टू एल क्या होता है, P। तो के पी कॉस ऑफ थीटा अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्लियर, मतलब Q इंटू टू एल जो है वो P होता है, तो ये P बन गया के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अपने यदि बात करें कि हमने पढ़ा हुआ है कि R का जो मान है वो L की तुलना में बहुत बड़ा होता है, हमें ये पता है R वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये नेग्लिजिबल होगी R स्क्वायर की तुलना में, तो इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं VC इक्वल टू, ये लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये C बिंदु जो है इसके यदि हम पोजीशन देखें, C बिंदु की पोजीशन है R कोमा थीटा। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण R कोमा थीटा पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो R कोमा थीटा पर विद्युत विभव का मान कितना है, के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। एकल बिंदु आवेश के कारण हमने क्या निकाला था, के क्यू अपॉन में R, ये, और द्विध्रुव के कारण क्या आ रहा है, के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। यानी कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, और एकल बिंदु आवेश के कारण दूरी के व्युत्क्रमानुपात डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास R कोमा थीटा पर विद्युत विभव का मान आ गया। अब इस C बिंदु को मान लीजिए हम यहाँ पर ले आए, मतलब ये C बिंदु इस दिशा में है, तो ये यदि इधर से इधर आ जाए, मतलब इस पे अक्ष पे आ जाए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि स्पष्ट ले लेते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है अक्ष पर, तो v अक्ष कितना है, के पी कॉस ऑफ 0 अपॉन में आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो v अक्ष इक्वल टू क्या आ गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। अक्ष पे विद्युत विभव का मान जो है वो के पी अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब निरक्ष पर देखते हैं, तो निरक्ष पर कैसे आएगा मान, निरक्ष पे देखिए ये जो C बिंदु है ये इस प्रकार से ऐसे आ जाए बिल्कुल लंबा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो के सेकंड जो है वो है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि निरक्ष पे आएगा। ठीक है, निरक्ष पे आएगा तो v निरक्ष लिखेंगे हम, के पी कॉस ऑफ 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो v निरक्ष क्या आ गया, 0 आ गया, v निरक्ष क्या आ गया, 0। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो बिंदु बताइए या वो घटना बताइए जहां पर विद्युत विभव का मान तो 0 हो परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 न है, तो वो कौन सी घटना। ठीक है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ई निरक्ष, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, वो होती है के पी अपॉन में आर क्यू। ई निरक्ष ये होगा के पी अपॉन में आर क्यू, और वी निरक्ष कितना होता है, 0। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो 0 नहीं है परंतु विद्युत विभव का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं है परंतु विद्युत विभव का मान 0 होता है, वो कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमारे पास था विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, निरक्ष और अक्ष पर विद्युत विभव का मान। कोई भी विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के r कोमा थीटा पर जो विद्युत विभव का मान है वो होगा के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अक्ष पे जो मान होगा वो होगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर, और निरक्ष पे जो मान होगा वो 0 होगा विद्युत विभव। ठीक है,
तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे।